नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th फिजिक्स में अपन चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। अपन ने परावर्तन पढ़ लिया था, अपवर्तन पढ़ लिया था। उन दोनों घटनाओं को मिक्स कर आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसा एक टॉपिक है आपके। शुरू करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं दिखेगी आपको कैसे हो रहा है। शुरू करते हैं धीरे से धीरे। शुरुआत में मान लीजिए ये मैंने सघन माध्यम दिया आपके, ये सघन माध्यम और बार विरल माध्यम। ये सघन माध्यम है, बार विरल माध्यम है। जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो अपना क्या नियम था अपवर्तन है, किरण अभिलंब से दूर हटेगी। ये आपका अभिलंब, ये अभिलंब। जब कोई किरण यहां से बने किरण आपतित की, ये किरण आपतित की प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई। इसका वास्तविक पथ ये होना चाहिए था, लेकिन यहां ना होकर ये थोड़ी अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि यहां आएगी। क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये अपना रूल था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। ये आपका अभिलंब, ये वास्तविक पथ, और ये किरण का अपवर्तन हुआ जो, यानी कि ये तो आपका हुआ अभिलंब से आई कोण, आपतन कोण, और ये हुआ आर कोण, अपवर्तन कोण। ये तो आई कोण आपतन कोण, ये आर कोण अपवर्तन कोण। कब बनी ये कंडीशन? अपना नियम था अपवर्तन का कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। सिंपल बात थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कंडीशन वही है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ये आपका सघन माध्यम और बार विरल माध्यम। जितने भी देखेंगे अपन, इनमें सघन माध्यम अंदर होगा, बार विरल माध्यम होगा, वही चीज। अब इसमें अपन कर क्या रहे हैं, जो आपके आई कोण है, इस आई कोण को अगर अपन बड़ा कर दें, जैसे ये आई कोण अपने इतना था, आपतन कोण इतना था, अगर इस आपतन कोण को अपन बड़ा कर दें, आई को बड़ा कर दें, ऐसा कर दें, इतना बड़ा, इससे बड़ा हो गया, आई कोण बड़ा हो गया। अगर ये आई कोण को बड़ा कर दें तो क्या होगा, ये अभिलंब से और दूर हटेगी। इसका वास्तविक पथ ये था, ये ना होकर इसका वास्तविक पथ ये होगा, ये होगा। इसका वास्तविक पथ ये था, ये ना होकर ये यहां पे निकलेगी। क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण अभिलंब से दूर हटती है। ये आई कोण था, अपने आई कोण और बड़ा कर दिया। बड़ा करते ये आई कोण बड़ा तो आर कोण भी बड़ा, यानी कि आपतन कोण भी बढ़ा तो अपवर्तन कोण भी बढ़ा। ये किरण अभिलंब से और दूर हट गई, ऐसा हो गया। अगली कंडीशन में और अपन आए, इसमें भी वही, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऐसी कंडीशन का निर्माण किया कि एक कंडीशन ऐसी आई कि आई कोण को अपन ने इतना बड़ा कर दिया, आई कोण को इतना बड़ा कर दिया कि ये इसका वास्तविक पथ था कि ये 90 डिग्री के कोण पे निकल गई। किससे 90 डिग्री? अभिलंब से 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के कोण पे निकल गई। किरण कहां निकल गई? 90 डिग्री के कोण पे निकल गई। ये आपके, मैंने आई कोण को थोड़ा बड़ा किया तो ऐसा हो गया, और बड़ा किया तो एक कंडीशन ऐसी आई कि ये इस तल के 90 डिग्री के कोण पे निकल गई, तल के समानांतर निकल गई, अभिलंब से 90 डिग्री के कोण पर निकल गई। ऐसी कंडीशन निकली है। अगर ऐसा हुआ तो ये आर कोण आपका, ये आर कोण और ये आई कोण, ये आई कोण, ये आर कोण। आगे और बढ़ते हैं। अब मैं अब आप सोचो, अपन ने आई कोण को बड़ा किया, आई कोण, पहले आई कोण के बारे में सोचा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण गई
तो अभिलंब से दूर हटी, आई कोण को बढ़ाया और दूर हटी, आई कोण को और बढ़ाया और दूर हटी। अब आई कोण को थोड़ा और बढ़ाए तो क्या होगा, अगर मैं आई कोण को थोड़ा और बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये किरण पहले ही यहां थी, पहले ही यहां थी, फिर क्या होगा, ये यहां आ जाएगी, यानी कि वापस उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में आ जाएगी ये। सोचो आप, ये अभिलंब था, सोचो आई कोण को जब अपन ने बड़ा किया तो अभिलंब से और दूर हटी, और बड़ा किया अभिलंब से और दूर हटी, इतनी दूर हट गई कि यहां पर 90 डिग्री का कोण ही बन गया। अब और दूर हटी, और दूर हटी, आई कोण और बड़ा किया तो किरण और दूर हटी, ये आर कोण इतना हुआ कि वापस उसी माध्यम में किरण प्रवेश कर गई। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दिखने में तो परावर्तन है, लेकिन हुआ क्या, अपवर्तन की कंडीशन आगे बढ़कर परावर्तन बनी है। ये परावर्तन में क्या होता था, आपने कोई भी किरण आई वापस टकराकर वापस निकल गई, हो क्या रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है, लेकिन हो परावर्तन जैसा दिख रहा है, लेकिन हो अपवर्तन रहा है। तो ये अपवर्तन और परावर्तन की घटना को मिक्स करके बता रहा हूं मैं आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन चीज वही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण को आपतित करना। चारों कंडीशन बन गई है आपके। पहले में तो अपन नियम के बारे में सोच रहे हैं कि नियम क्या होता है। आई कोण जब अपन प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में डालते हैं तो अभिलंब से दूर हटती है, आई कोण बड़ा करेंगे तो और दूर हटेगी, और बड़ा करेंगे तो और दूर हटेगी, इतनी हो जाएगी कि 90। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आई कोण को बड़ा करते करते 90 डिग्री हो जाए। मतलब ये सिर्फ चार ही कंडीशन नहीं है, अपन ने आई कोण को पहले इतना किया, फिर इतना कर दिया, फिर इतना कर दिया, फिर इतना कर दिया, फिर इतना। एक कंडीशन ऐसी आई कि ये कोण 90 डिग्री पे आ गया। पहले आई कोण यहाँ, पहले आर कोण यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि यहाँ पे आ गया। अब अपन ने इससे भी ज्यादा, अपन और लाड में आ गए, अपन ने इससे भी ज्यादा किया तो ये वापस उसी माध्यम में निकलेगी। ये कंडीशन थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसके बारे में लिखो, ये चित्र बना के और लिखना शुरू करो। यहां पर आपके अंदर N1 अपवर्तनांक और बाहर N2 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक N1 बाहर N2, सभी में N1 अंदर N2 बाहर, सघन अंदर विरल बाहर। लिखना शुरू करें। जब प्रकाश किरण यही प्रकाश किरण लिख लिया तो ठीक, नहीं तो जब प्रकाश सघन माध्यम में संचरित होते हुए, सघन माध्यम में संचरित होते हुए सघन से विरल माध्यम के पृथककारी तल पर पहुंचता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से संचरित होते हुए सघन से विरल माध्यम के पृथककारी तल तक पहुंचता है। ये कौन सा तल है आपके, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, इनके बीच का तल कौन सा है, सघन और विरल को पृथक करने वाला तल, इसलिए ऐसा लिखवाया है। पृथककारी तल पर पहुंचता है प्रकाश, पहुंचता है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाता है। ये आपके वही रूल था। इसे दे दो आप चित्र नंबर 1 और लिख दो चित्र नंबर जो आपने लाइन लिखी उसके क्वेश्चन में लिख दो चित्र नंबर 1 से। इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको 4 लिख दो। चारों के बारे में अपन समझ जाएंगे। क्वेश्चन पे लिख देना चित्र 1 से। आगे लिखो, अब यदि आपतन कोण को बढ़ाया जाए, अगली लाइन से लिखना, अब यदि आपतन कोण को बढ़ाया जाए, आपतन कोण बढ़ाया अपन ने, आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है, यानी कि आपतन कोण आई बढ़ाया तो अपवर्तन कोण आर भी बढ़ जाता है। जैसा कि चित्र 2 में
जैसा कि चित्र 2 में। अगली लाइन में लिखो, एक स्थिति में अपवर्तन कोण का मान, एक स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। एक स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में बन रहे आपतन कोण को, इस स्थिति में बन रहे आपतन कोण को, ये वाला, इस स्थिति में बन रहे आपतन कोण को कोण I बराबर कोण IC, नीचे छोटा सा C लिख दो, बराबर क्रांतिक कोण। क्या? क्रांतिक कोण। यानी कि इसके बाद दूसरा माध्यम शुरू हो जाता है। आपके विरल माध्यम ये था, इस कोण से अगर 90 डिग्री के कोण से अगर ज्यादा प्रकाश किरण डिस्टर्ब होएगी तो अगले माध्यम में पहुंच जाएगी। इसलिए ये लास्ट कोण है, इसकी हद है ये, इसलिए इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या लिखा? इस स्थिति में बन रहे आपतन कोण को कोण I बराबर कोण IC बराबर क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका मान दोनों संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान दोनों संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसा कि चित्र 3 में क्रांतिक कोण था, ये समझ चुके हैं आप। अब इस क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखेंगे, तो आप लिखो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना इसमें, और परिभाषा पूरी होने के बाद वापस बंद कर देना। लिखो, सघन माध्यम में संचरित होते हुए वह आपतन कोण जिसके अपवर्तन कोण का मान वह आपतन कोण जिसके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उन दोनों पृष्ठों के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन से दोनों पृष्ठ? जहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण है, क्रांतिक कोण की परिभाषा होगी। आगे लिखो, अब यदि इस चित्र पे आगे अपन, अब यदि आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया जाए, तो चित्र 4 के अनुसार प्रकाश का पुनः सघन माध्यम में लौट आना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाती है। प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में लौट आना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाती है। इस घटना में प्रकाश का कोई भी भाग दूसरे माध्यम में, यानी कि सारा काम इसी माध्यम में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। इस घटना में प्रकाश का कोई भी भाग दूसरे माध्यम में नहीं गया, इसलिए प्रकाश की तीव्रता उच्च होती है। यानी कि इस माध्यम से प्रकाश इसी माध्यम में है, दूसरे माध्यम में नहीं गया, तो प्रकाश की तीव्रता भी क्या होती है? उच्च होती है। इस घटना पे इस बॉक्स में आप लिख सकते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, इस बॉक्स में तीव्रता भी उच्च होती है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना वैसे ही। अतः सघन माध्यम में संचरित होते हुए यदि पृथककारी
यदि पृथककारी तल पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। आपतन कोण, ये कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। इससे यहां पे आप क्रांतिक कोण भी लिख सकते हैं तीसरे नंबर के चित्र में। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश का पुनः सघन माध्यम में लौट आना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का पुनः सघन माध्यम में लौट आना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये हो गया आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने बहुत सी बार जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं तो अंदर से मतलब पानी में आप डुबकी लगाइए, मान लीजिए पानी भरा है तालाब में, कहीं भी पानी में आप अंदर हैं और अंदर से बाहर देख रहे हैं। जब आप यहां से देख रहे हैं तब पहली घटना ये है, जब आपकी आंखें यहाँ है तो दूसरी घटना, जब आपकी आंखें यहाँ है तो तीसरी घटना। आप यहां से ही सतह पे देख पा रहे हैं, और जब आपकी आंखें यहाँ है तो यहां से ही आप अंदर देख पा रहे हैं। इस घटना को आप पानी के अंदर यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जिसको तैरना आता हो वो नहीं करे। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। इसके बाद इसमें ही आप तो छोटा सा टॉपिक डाले, माध्यम के अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध। क्या? माध्यम के अपवर्तनांक N1 N2 है जो आपके अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध, ये टॉपिक डालना है। इसमें लिखें चित्र 3 के अनुसार, टॉपिक डाल के मैं लिखा रहा हूं जो लिखें। चित्र 3 के अनुसार प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक N1। इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? N1। प्रकाश किरण अपन यहां से आपतित कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला है प्रथम माध्यम। आप यूं नहीं सोचे बाहर हवा तो बाहर है तो इसको प्रथम माध्यम क्यों नहीं बोला। अपन ने प्रकाश किरण यहां से शुरुआत की है, इसलिए अपन इसको प्रथम बोल रहे हैं, इस माध्यम को दूसरा बोल रहे हैं। तो प्रथम माध्यम, चित्र 3 के अनुसार माना प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक N1 बराबर Ng। G क्यों? ग्लास, अंदर मान लो आप, ग्लास मान लो अंदर। N1 बराबर Ng। वह द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक N2 बराबर Na, हवा, एयर। इस स्थिति में चित्र 3 में अपवर्तन के नियम से अपवर्तन का कौन सा नियम था आपके? वो स्नेल का नियम जो था। चित्र 3 में अपवर्तन के नियम से क्या करेंगे? देखें, प्रथम माध्यम, प्रथम कोण, प्रथम अपवर्तनांक N1 और प्रथम कोण I, द्वितीय अपवर्तनांक N2 और द्वितीय कोण R। लिखो N1 sin I बराबर N2 sin R। यही है, ये लिखते हैं अपन स्नेल के नियम से, वो अपवर्तन के नियम से। N1 sin I बराबर N2 sin R। इसमें R कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे आप N1 sin I बराबर N2 sin 90। आप चाहते थे इसकी बजाय भी डायरेक्ट यहां 90 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अपन दूसरी स्टेप पे लिख रहे हैं ताकि समझ जाए।
ये हो गया। अब साइन 90 का मान आप जानते होंगे, कोई भी नहीं भूला होगा इस मान को। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान 1, तो इस n1 को यही रख देंगे, n2 को बटा में लाएंगे, n2 को बटा में लिया है, ये कितना हो गया? ये आपके 1 हो गया, 1 हो गया तो ये 1, और इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बना? साइन आई। क्या बना? साइन आई। और इस साइन आई को अपन क्या लिखते हैं? आईसी, क्रांतिक कोण है ना आईसी, इसलिए यहां भी आईसी लिख दो, ताकि अपन इधर भी चेंज कर दिया, 90 लिख दिया, इधर भी क्रांतिक कोण कर दिया। तो अगली स्टेप में क्या है? n1 बटा n2 बराबर 1 अपॉन साइन आईसी, क्रांतिक कोण है आपके, इसे दे दो समीकरण 1। ये क्रांतिक कोण और ये 90 डिग्री हो गया था। तीसरे चित्र से अपन ने लिख दिया। इस बॉक्स में आप क्रांतिक कोण लिख सकते हो, यहाँ पर इसको कोण को, इस घटना को कोणांतिक परावर्तन लिख सकते हो। हो गया समीकरण 1 में। अब आप देखो, जब अपन कहीं n1 बटा n2 साइड में लिख देना इस चीज को, n1 बटा n2 लिखते हैं तो ये क्या है आपके? n1 बटा n2, n1 बटा n2 क्या हुआ? ng बटा na, यही हुआ ng बटा na। और इसे क्या लिख सकते हैं अपन? n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? निर्वात में अपवर्तनांक लिख सकते हैं, तो लिखो। तो इसके साइड में भी कोष्टक में लिख देना सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या लिखोगे? सघन का, ये सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक, सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और सघन का विरल के सापेक्ष मतलब कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष। सब चीजें एक ही है, अलग अलग चीजें नहीं है। इसको समझाने के लिए ये लिखा है और इसके समझाने के लिए ये लिखा है। n1 बटा n2 बराबर ng बटा na बराबर n लिख सकते हैं अपन। अब मतलब अगली स्टेप में क्या हुआ? अगली स्टेप में आप इसके बजाय लिख सकते हैं n, और ये ऐसा कैसा लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन आईसी लिख सकते हैं। और ये आपके क्या है? संबंध हो गया किसमें? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। ये आपके क्रांतिक कोण है और ये आपके अपवर्तनांक है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना को अपन समझ चुके हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया आपके। इसमें अपन ने 4 कंडीशन के बारे में सोचा। चारों कंडीशन में अपवर्तनांक को यूज किया है, अपवर्तन को यूज किया है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना के बारे में सोचा है। मैं आपको छोटी सी चीज दिखाता हूं। अब एक लिखने का काम है, बस उसमें लिख लो आप, आपकी बुक में ही दे रखी है कि कुछ पारगमित माध्यम के लिए क्रांतिक कोण, कुछ टॉपिक डालना, कुछ पारगमित माध्यम के लिए क्रांतिक कोण। एक सारणी दे रखी है छोटी सी, उसको लिखेंगे। यहां पे लिख लो पदार्थ, फिर अपवर्तनांक, और क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण पदार्थ क्या है? जल। पहला जल, इसका अपवर्तनांक है 1.33 और क्रांतिक कोण है 48.75 डिग्री। उसके बाद है दूसरा क्राउन कांच, क्राउन कांच। क्राउन कांच का क्या है? अपवर्तनांक 1.52 और क्रांतिक कोण है 41.14 डिग्री। तीसरा है फिलिंट कांच, फिलिंट कांच, इसका अपवर्तनांक है 1.62 और क्रांतिक कोण है 37.31 डिग्री। चौथा है हीरा, हीरा का अपवर्तनांक है 2.42 और क्रांतिक कोण है
24.41 डिग्री। ये चार चीजें दे रखी है आपके, जल, क्राउन कांच, फिलेंट कांच और हीरा, इनके अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण। हो सकता है आधे आधे एक नंबर में आ जाए आपके एग्जाम में, इसलिए लिखा दिए। आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना होगी, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन। इससे संबंधित अगर कुछ होगा तो उसके बारे में कल बात करेंगे। धन्यवाद।